हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने फ्रिवलेस सूट्स को लिया है। तो फ्रिवलेस सूट्स क्या होते हैं? फ्रिवलेस सूट्स आपके वो वाले सूट्स होते हैं जिनका लिटिल टू नो चांस ऑफ सक्सेस एट ट्रायल होता है। मतलब कि अगर आप ये ट्रायल में जाएंगे भी सूट्स तो ये जीतेंगे नहीं। मतलब कि आप कह सकते हो जो हमारा PPJ है, मतलब PPJ क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेंटिव्स असेसमेंट ऑफ विनिंग एट ट्रायल, एंड जो मॉनेटरी अमाउंट है वो नियरली ज़ीरो है, या आप बोल दो लेस दैन वो कॉस्ट है। तो इनका कोई चांस नहीं है। तो ऑथर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे मन में भी एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसे सूट्स वो सेटल क्यों करेगा, डिफेंडेंट ऐसे सूट्स को सेटल क्यों करेगा जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है ट्रायल पर। तो इनके आंसर हमको ये हमने जो भी पिछले मॉडल्स पढ़े हैं उनसे एक आंसर मिलता है। तो पहला हम अगर हमारा ऑप्टिमिज्म मॉडल देखें तो वो क्या बोलता है कि देखो फ्रिवलेस सूट है, मतलब कि मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ PPJ इक्वल टू PDJ इक्वल टू ज़ीरो है। इनका कोई मेरिट नहीं है केस का, पर फिर भी ये सेटल होंगे अगर डिफेंडेंट को लगता है, फिर भी ये सेटल होंगे अगर डिफेंडेंट को लगता है कि ये देखो ये केस मेरा कोर्ट में गया, एंड अगर कोर्ट में गया तो मुझे CD कॉस्ट ऑफ ट्रायल बियर करनी पड़ेगी, एंड अगर उसको लगता है कि ये सफिशेंटली बिगर है देन द कॉस्ट ऑफ प्लेंटिंग, उसको लगता है कि ये कॉस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेफ्टी हो जाएगी, ट्रायल में जाने की लॉयर औरों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले ही सेटल कर देगा। इवन दो ये फ्रिवलेस सूट है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। और उसका सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा? इसका सेटलमेंट अमाउंट होगा जो अमाउंट कॉस्ट ऑफ ट्रायल जो वो बियर कर रहा है माइनस मेरा जो कॉस्ट टू प्लेंटिफ है अपॉन में 2, तो एवरेज अमाउंट है। तो यही है, एज लॉन्ग एज डिफेंडेंट का हायर ट्रायल कॉस्ट है, उसको लगता है कि देखो मेरा ट्रायल कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा इस केस के लिए, तो और इसी कारण से वो सेटल कर देगा। बट ना ये मॉडल एक चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करता है, वो है क्रेडिबिलिटी। जो ये थ्रेट प्लेंटिव दे रहा है ना कि मैं केस को कोर्ट में ले जाऊंगा, ये जो थ्रेट ये क्रेडिबल भी होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म मॉडल इसको अकाउंट फॉर इन नहीं कर पा रहा है कि देखो ये थ्रेट अगर डिफेंडेंट को लगता है कि यार ये तो क्रेडिबल थ्रेट ही नहीं दे रहा है मेरे को, मैं क्यों जाऊँ। तो ये क्रेडिबिलिटी वाली चीज़ को भी फैक्टर इन करना मॉडल में बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ना एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मॉडल पे आ जाते हैं। तो एसिमेट्रिक मॉडल इन्फॉर्मेशन मॉडल के अंदर में क्या होता है, हम लोगों के पास दो टाइप ऑफ प्लेंटिफ रहते हैं। अब ये दो टाइप ऑफ प्लेंटिफ कौन से? जिनकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री है, एंड दूसरा जिसकी ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री है। पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री वाले प्लेंटिफ को हम बोलते हैं कि इसका सूट मेरिटोरियस है। देखो इसके अंदर, इसके सूट के अंदर कुछ मेरिट है, ये जीत सकता है। एंड ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री वाले को हम बोलते हैं कि इसका सूट फ्रिवलेस है, फर्जी सूट है, बस फॉर द सेक ऑफ इट डाल दिया। इसका फ्रैक्शन हम मेरिटोरियस सूट का फ्रैक्शन बोल देते हैं कि A है, एंड फ्रिवलेस सूट्स जो वो दिए जा रहे हैं हम मान लेते हैं कि 1 - A दिए जा रहे हैं। तो मेरिटोरियस सूट है, ऑब्वियसली ये अब ज़ीरो नहीं होगा, PJ - CP अब हमारा ज़ीरो नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अगर आप इसका मेरिटोरियस वाले इंसान का सेटलमेंट नहीं करते हो तो वो आपको सीधा कोर्ट में लेके जाएगा। अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा। बट अगर फ्रिवलेस सूट वाले को बोलते हो नहीं मैं नहीं कर रहा तेरे को सेटल, वो ड्रॉप कर देगा सूट, वो ट्रायल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ऑब्वियस सी बात है यार, उसकी ट्रायल कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी। वो क्यों? जब उसको पता है कि पहले से ही कि मैं ट्रायल में गया भी तो मेरा नेगेटिव कॉस्ट ही आएगी, मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला, तो मैं फालतू की कॉस्ट क्यों अपने यहाँ पे ख़राब करूँ, ट्रायल कॉस्ट क्यों लगाऊँ अपनी, जब मेरे को कुछ मिलने ही नहीं वाला है, ज़ीरो अमाउंट मेरे को जज अवॉर्ड करेगा, तो मैं अपनी CP अमाउंट भी क्यों लगाऊँ। तो इसके कारण से ये ड्रॉप कर देगा अपना सूट। तो अब अगेन हम वही एसिमेट्रिक मॉडल पे वापस से जाते हैं। तो हमने दो स्ट्रैटेजी देखी थी, पूलिंग एंड सेपरेटिंग। पूलिंग स्ट्रैटेजी में क्या करता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफर कर देता है जो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला डिफेंडेंट ले रहा होता है। तो वो क्या ऑफर करेगा? PJ - CP सेटलमेंट अमाउंट। ये दोनों के दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्रिवलेस वाला भी करेगा एंड मेरिटोरियस सूट वाला एक्सेप्ट कर लेगा, नो ट्रायल कॉस्ट रहेगी। बट एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आएगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट डिफेंडेंट को क्या मिलेगी? डिफेंडेंट के लिए वो कॉस्ट हो जाएगी एक्सपेक्टेड कॉस्ट PJ - CP।
विच इज़ द सेटलमेंट अमाउंट। पर सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी में डिफेंडेंट बोलता है कि मैं कुछ सेटल नहीं कर रहा, मैं ज़ीरो दे रहा हूँ। तो अब सिंपल सी बात है, मेरिटोरियस वाला प्लेंटिफ होगा वो तो ट्रायल में चला जाएगा क्योंकि आप उसको सेटल नहीं कर रहे हो। एंड जो फ्रिवलेस सूट वाला प्लेंटिफ होगा ना, वो सूट को ड्रॉप कर देगा, जैसे हम बोल कर आए हैं ऊपर। तो इसमें आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आएगा? एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो आपका ट्रायल का कॉस्ट बनेगा, एक तो जो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे एंड जो आपका ट्रायल का कॉस्ट आया। एंड ए टाइम्स हमने इसलिए करा है इसको बिकॉज ए इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मेरिटोरियस, फ्रैक्शन ऑफ मेरिटोरियस सूट। अब हम देखते हैं कि इस वाले केस के अंदर में व्हेन विल बी पूलिंग स्ट्रैटेजी बी प्रेफर्ड टू सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको एसिमेट्रिक वाला वीडियो लेक्चर याद है तो उसमें हम सिमेट्रिक ओवर पूलिंग देख रहे थे। अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं, मतलब पी जे माइनस सी पी बी प्रेफर्ड ओवर सी पी जे प्लस सी डी, विच मीन्स पी जे माइनस सी पी अपॉन, I think I should have written pooling to separating, हाँ सॉरी, कॉस्ट ले रहे हैं तो हमको मिनिमाइज करना होगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये वाला साइन इस तरीके से आएगा बिकॉज हम बोल रहे हैं कि देखो अगर पूलिंग प्रेफर्ड होगी सेपरेटिंग से, मतलब कॉस्ट ऑफ पूलिंग मस्ट बी लेसर दैन द कॉस्ट ऑफ सेपरेटिंग। इस तरीके से हुआ, तो इस तरीके से मुझे ए की वैल्यू क्या मिल रही है? ए वुड बी ग्रेटर दैन पी जे माइनस सी पी अपॉन में पी जे प्लस सी डी। मतलब ये क्या है मेरा? फ्रैक्शन ऑफ मेरिटोरियस सूट्स। तो अगर मेरा फ्रैक्शन ऑफ मेरिटोरियस सूट सफिशेंटली लार्ज है ना, मतलब एक लार्ज, इस पूल में से इतना, सिर्फ इतना है मेरा फ्रिवलेस सूट्स हैं, बाद बाकी ये सारे के सारे मेरे मेरिटोरियस सूट हैं। अगर आपका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है ना तो आप प्रेफर करोगे कि आप सेटल कर दो केस को। तो इन केसेस में आप ट्रायल में जाना नहीं प्रेफर करोगे, पूलिंग स्ट्रैटेजी प्रेफर करोगे। पूलिंग का मतलब क्या हुआ? सेटलमेंट। पूलिंग स्ट्रैटेजी का देखो मतलब यही होता है, सेटलमेंट। तो अगर ये सफिशिएंटली लार्ज हो जाता है ए आपकी वैल्यू, तो आप सेटल करना प्रेफर करोगे। देखो पूलिंग के अंदर हम सेटलमेंट कर रहे थे स्ट्रैटेजी में। तो यही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको P दे रखा है 0.7, S दे रखा है, J दे रखा है $50,000 एंड CD एंड CP दोनों इक्वल है $10,000। तो अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है विच इज़ A शुड बी ग्रेटर दैन, तो अगर A ग्रेटर दैन है, पूलिंग स्ट्रैटेजी इज प्रेफर्ड ओवर सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब सेटलमेंट इज प्रेफर्ड। किस अमाउंट ऑफ ए पे वो हम देखते हैं। सेटलमेंट इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पे पी जे माइनस सी पी अपॉन में पी जे प्लस सी डी, ए वुड बी ग्रेटर दैन 0.75 टाइम्स $50,000 माइनस $10,000 अपॉन में 0.75 50,000 प्लस 10,000। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सी पी अभी के लिए तो इक्वल दे दिया है, पर ये ऊपर प्लस माइनस से याद मत करना है इसको। 0.7, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ग्रेटर दैन 25,000 अपॉन में 45,000 विच इज़ 25 डिवाइड बाई 45। दिस इज़ ग्रेटर दैन, ए इज़ ग्रेटर दैन 0.56। मतलब अगर ए की वैल्यू 0.56 से ऊपर हुई, फ्रैक्शन ऑफ मेरिटोरियस सूट इससे ऊपर हुआ तो सेटल करोगे, इससे लेस हुआ, ए लेस देन 0.56 हुआ, तो आप क्या करोगे? प्रेफर करोगे ट्रायल में जाने को। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है कि अगर ये ग्रेटर दैन है तो सेटल कर दोगे एट दी अमाउंट। और सेटलमेंट की प्लीज़ याद रखना, अमाउंट हम सेटलमेंट की अमाउंट बोल रहे हैं। सेटलमेंट की अमाउंट एंड कॉस्ट की अमाउंट अलग होती है। कॉस्ट इज़ पी जे प्लस सी डी एंड सेटलमेंट अमाउंट इज़ पी जे माइनस सी पी विच वुड बी $25,000 एंड अगर लेस है तो ऑफर नथिंग। तो आपका यहाँ पे सेटलमेंट ज़ीरो होगा। आप ट्रायल में जाके देखोगे क्या होता है कि नहीं होता है। एंड थर्ड आंसर एक आपका होता है, एक जो आंसर देता है कि फ्रिवलेस सूट्स क्यों डिफेंडेंट एंटरटेन करता है,
वो है आपका सिक्वेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कॉस्ट बाय प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स। तो अब क्या होता है यहाँ पे, हमारा प्लेंटिफ ने फाइल करता है, प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा एंड उसको कॉस्ट लगेगी एफ। तो अब डिफेंडेंट जो है, हमारा जो डिफेंडेंट है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ट्रायल में जाए एंड डिफेंडेंट है ट्रायल में जाए, आई शुड लाइक मेक दिस लाइक दिस, डिफेंडेंट है वो या तो ट्रायल में जाए एंड ट्रायल में अगर वो जाएगा तो उसको कॉस्ट लगती है डी, या तो वो लॉस ले ले, अभी लॉस ले ले डिफ़ॉल्ट जजमेंट का एंड सी सॉरी तो कॉस्ट ऑफ ट्रायल उसको डी लगेगी एंड या उसको लॉस जजमेंट जे मिलेगा, जे लगेगा। तो प्लेंटिफ अब डिसाइड करेगा, इसके बाद सिक्वेंशली चल रहा है इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं। देखो पहला ये हुआ, फिर इनकर करेगा या तो कॉस्ट डी टू डिफेंड, या तो बोलेगा कि मैं ट्रायल में जाऊंगी या जाऊंगा, या तो फिर वो डिफ़ॉल्ट जजमेंट लूज़ कर लेगा जे अमाउंट, क्योंकि वो ट्रायल में नहीं जा रहा है तो उसको अपना जजमेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा प्लेंटिफ को। तो अब यहाँ पे या तो ड्रॉप करेगा सूट या गो टू ट्रायल। अब देखो जब वो डिफेंड करने के लिए तैयार हो गया तो जो प्लेंटिफ फ्रिवलेस सूट वाला होगा ना, वो देखेगा कि एंड रिजल्ट में तो मेरे को नेगेटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू ही मिलने वाली है, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ये ट्रायल में जा तो रहा है केस, मुझे तो उल्टा मेरी जो एफ कॉस्ट है उसको भी लूज़ करना पड़ेगा। तो जो प्लेंटिफ विथ फ्रिवलेस सूट होगा ना, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ट्रायल नेगेटिव हो जाएगी, तो वो अपना सूट ड्रॉप कर देगा। बट दूसरा बंदा जो मेरिटोरियस सूट वाला होगा ना, वो ट्रायल में जाएगा। तो अब यहीं पे ही अब सेटलमेंट कैसे होती है, अब सेटलमेंट कैसे, अगर डिफेंडेंट को लगता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रायल जो अभी ऊपर देख कर आए हैं वो सेम ही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ ट्रायल उसको लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा आएगी, ये जो अभी हमने ऑप्टिमिज्म वाले में सी डी माइनस सी पी बाई 2 वाली चीज़ देखी थी कि अगर उसको लगता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रायल उसकी बहुत हाई है तो वो इतने अमाउंट से सेटल कर देगा। यहाँ पे अमाउंट नहीं बता रहे, बट वो कंडीशन बता रहे हैं, वो कंडीशन बता रहे हैं सिक्वेंशियल वाले में कि किस कंडीशन पे वो सेटल करेगा। जो हमारा ये सीक्वेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कॉस्ट है बाय प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो अगर उसका सेटलमेंट कॉस्ट उसको कॉस्ट ऑफ ट्रायल से कम पड़ रहा है तो हमारा डिफेंडेंट जो है सेटल कर देगा। और अगर प्लेंटिफ को जो कॉस्ट ऑफ ट्रायल कम लग रही है एंड सेटलमेंट उसके कारण से मिल पा रहा है तो फाइल करेगा फ्रिवलेस सूट, क्योंकि उसको लगता है कि देखो मैं फाइल कर दूंगा फ्रिवलेस सूट, मुझे तो देखो सिर्फ एफ कॉस्ट बियर करनी पा रही है, पर बिकॉज ये मैंने फ्रिवलेस सूट फाइल कर दिया, मे बी इस थ्रेट के कारण से डिफेंडेंट मान जाए टू सेटल और वो मुझे एस अमाउंट दे देगा एंड एस इज़ ग्रेटर देन एफ, तो मेरे लिए एक इंसेंटिव है टू फाइल सूट। तो यहाँ पे सेटलमेंट इस वैल्यू पे होगी, एफ लेस देन इक्वल, ये यहाँ से आप इन दोनों कंडीशन से आप सेटलमेंट देख सकते हो। तो यहाँ पे बस यही बात की गई है कि टाइमिंग ऑफ लिटिगेशन जो होती है ना, वो अलाउ करती है मेरिटोरियस सूट टू सक्सीड। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे जो लीगल कॉस्ट है उनको डिवाइड कर पा रहे हैं, लीगल कॉस्ट को डिवाइड कर पा रहे हैं ओवर पीरियड। तो इस तरीके से हमारा फ्रिवलेस सूट, एक बार आप अपने बुक के पेज 299, मैं तो इधर ही यही रिकमेंड करूँगी कि आप इनको एक बार अंडरस्टैंडिंग पर्पस से लें और अपनी बुक ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करें, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं वो आपको एक बार बुक पढ़ी रहेगी तो आपको याद रहेंगे वो छोटे छोटे पॉइंट, और वो भी 15 मार्क के आपको बनाने पड़ेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक जो और है हमारे सिलेबस में, वो है ट्रायल डिले क्यों होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो ट्रायल डिले पहले क्यों हो सकता है, कोर्ट के बैकलॉग लगे हुए हैं इतने ज़्यादा, इंक्रीज्ड फाइलिंग है बहुत ज़्यादा, तो बैकलॉग बहुत लग रखे हैं। फिर अब सेटलमेंट होगा या नहीं, ये कोर्ट के बैकलॉग पर भी डिटर्मिनेंट है। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आपका ट्रायल बहुत ही लंबा चलेगा, 10-20 साल तक चल जाएगा, आप प्रेफर करोगे कि आप सेटल कर लो, तो एक इसके अंदर 2 इफेक्ट काम करते हैं। एक तो डेडलाइन इफेक्ट, एक तो क्या होता है कि अंटिल द ट्रायल जब तक होता है ना, जैसे ट्रायल पास में आता है ना, वैसे वैसे आपका सेटलमेंट का जो व्यू पॉइंट होता है वो आता है चलो यार सेटल कर लेते हैं, अब तो ट्रायल पास में आ रहा है, कौन गो थ्रू करे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे केस कोर्ट के स्टेप पर जाएंगे, फिर उनको लगता है यार ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, या कोर्ट ऐसा है जजमेंट वैसी मिलेगी, इस कारण से वो पहले ही सेटल करना प्रेफर करेंगे।
एक तो ये डेडलाइन इफेक्ट होता है, एंड दूसरा है कि डिफेंडेंट डिलेइंग स्ट्रैटेजी टू लोअर कॉस्ट कर ले। अभी इसको देखते हैं कि ये डिले स्ट्रैटेजी कैसे तू अपनी कॉस्ट क्यों लोअर करेगा। ये है ना सब इसमें सारा खेल डिस्काउंटिंग का है। तो अगर डिस्काउंट रेट 10% है, मान लेते हैं 5% है। डिस्काउंटिंग रेट क्या होती है, एक मेरे को पोटेंशियल चीज़ फ्यूचर में मुझे अगर 100 रुपये मिलने वाले हैं तो उनकी आज वैल्यू क्या है मेरे लिए, वो होता है डिस्काउंटिंग। एंड या जो आज मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, वो होता है डिस्काउंटिंग। तो मान लो कि एक केस आपका वर्थ 10,000 है एंड ये 2 रेट ऑफ डिस्काउंटिंग चल रही है। आप इनको डिस्काउंट करके देखेंगे तो आप पाएंगे डिस्काउंटिंग इज़ नथिंग बट 10,000 को डिवाइड कर दो, मैं ओवर 1 पीरियड कर रही हूँ, तो डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 विच इज़, अगर आप इसको पीरियड 1 से करते हो तो आप ऊपर 1 लिखेंगे। अगर आप डिस्काउंटिंग 2 साल तक देखना चाहते हो तो 2 लिखोगे, 3 तो 3। डिस्काउंटिंग का मतलब आप इस टाइमलाइन से देख सकते हो कि ये केस है मेरा, ये पीरियड 2 में भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपना कोई y नंबर n ले लो, आज आप यहाँ पे खड़े हो, उस दिन आपको फ्यूचर में इसकी वैल्यू 10,000 होगी। पर देखो फ्यूचर तो बहुत दूर है ना, मुझे इसकी वैल्यू आज देखने की, आज अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे लिए इसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो जब मैं कोई पुरानी वाली चीज़ को पीछे ले आऊँ तो मैं डिस्काउंट करूँगी इसको 10,000 डिवाइडेड बाय 1 मेरी रेट अपॉन में n। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल कंपाउंडिंग का ही फॉर्मूला है। आप चाहे देख लें, कंपाउंडिंग में हम जिस तरीके से करते हैं वही फॉर्मूला है कि इतना मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा इन फ्यूचर। तो आज क्या है मेरा 1 + r/n। तो दिस इज़ सिंपल डिस्काउंटिंग। तो स्ट्रैटेजी 1 है, एक तो मैंने 5% से 10%। तो आप देखो कि जो डिस्काउंट ज़्यादा करने का मतलब है कि वो रिस्क अवर्स है इंसान, उसको डर ज़्यादा लग रहा है। वो डिस्काउंट मतलब वो अपना पैसे को सोच रहा है कि देखो जितना डिस्टेंस ज़्यादा जा रहा है मेरा पैसा वैल्यू छोड़ता जा रहा है अपनी। और जो कम डिस्काउंट करता है उसको लगता है कि वो रिस्क अवर्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे 2 हमको अमाउंट मिलती है, आप इसी तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मैंने ये 1 ईयर की निकाली है, तो मैंने यहाँ पे 1 + r लिया है डिनोमिनेटर में। तो स्ट्रैटेजी 1 क्या है कि ऑफ़र कर दे 5 to 24, बोथ टाइप ऑफ प्लेंटिक एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है जो आप ऑफ़र कर सकते हो। एंड दूसरी स्ट्रैटेजी है आप ये 9091 एक्सेप्ट करो। तो जिनकी हाई डिस्काउंटिंग रेट है ना वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये लो डिस्काउंटिंग वाले को इतनी वैल्यू ही चाहिए तभी मानेगा, तो ये तो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिजेक्ट करेगा, ट्रायल में जाएगा, तो सेटलमेंट आपका $10,000 का होगा। तो आप इधर अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालो। एक अगर हम मान लें कि दोनों की प्रोबेबिलिटी 10% हाई रेट ऑफ डिस्काउंट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरी 0.5 है एंड 5% वाले की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो आप इनकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल सकते हो। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 + r से, डिफेंडेंट का डिस्काउंट रेट चलेगा जो भी है। इफ़ एक्सपेक्टेड देन स्ट्रैटेजी ऑफ डिले वुड बी प्रेफर्ड। अगर आपका ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट रेट, ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट इस कॉस्ट से कम आ रहा है ना तो आप डिले करोगे। यानी ये डिले में जो ये r है वो डिफेंडेंट का डिस्काउंट रेट है। मैं वापस से इस पूरे एग्जांपल को समझाती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम क्या होते हैं कि हमारे पास ना 2 प्लेंटिफ हैं, 2 प्लेंटिफ है। एक ना थोड़ा सा डरपोक है तो वो ज़्यादा डिस्काउंटिंग करता है, 10% से करता है, मतलब उसका पैसा जल्दी वैल्यू छोड़ रहा है। एंड दूसरा है वो थोड़ा कम रिस्क अवर्स है, वो 5% से ही करता है, वो पेशेंट है, वो वेट करेगा। इसकी मेरी डिस्काउंटेड वैल्यू या मैं अगर इसकी पीवी वैल्यू निकालनी चाहूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, अगर मेरा एक केस वर्थ $10,000 है इन फ्यूचर और मैं 1 ईयर से देख रही हूँ कि 1 ईयर के बाद वो केस सॉल्व हो जाएगा एंड मुझे 10,000 मिलने की संभावना है, तो इसको तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.10 + 1 है एंड इसकी है $10,000 अपॉन में 0.05 + 1। अब आपको अमाउंट क्या मिलती है, यहाँ से मैं अमाउंट ऊपर वाली नोट डाउन कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 1.05 जो आपको मिल रही है 9524। अब अगर मान लो आप स्ट्रैटेजी लगाते हो
आप ऑफ़र करते हो, इधर मैक्सिमम अमाउंट आप क्या ऑफ़र करना चाहोगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम आप अमाउंट ऑफ़र करते हो 9524, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आप अपनी सेटलमेंट अमाउंट ऑफ़र करते हो 9091, ये एक्सेप्ट करेगा पर ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम बोल रहे थे कि हम डीले को कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रायल डीले को अपने फ़ायदे के लिए। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रायल में गया, बिल्कुल गया ट्रायल में, और ट्रायल में जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको, मतलब ट्रायल में गया तो सेटलमेंट अमाउंट मुझे इसको कितनी देनी पड़ेगी, $10,000। देखो अभी मैं चांसेस ले रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से, आप बोलो 9524 देकर सेटल कर दो ना। अरे भाई अगर मान लो ट्रायल में गया और मुझे ये देना भी नहीं पड़ा 9524, तो मैं अभी क्यों दूंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माई कैलकुलेशन मोर कंप्लीट। अब ये अधूरी कैलकुलेशन है, अधूरी कैलकुलेशन से हम डिसीजन नहीं बना सकते हैं। तो ट्रायल हुआ, ये सेटलमेंट इसको लेगा 10,000। अब हम मानते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या रहा। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में मैं मान लेती हूँ दिस टाइप ऑफ हैविंग, ये टाइप ऑफ मेरे को प्लेंटिफ मिल के 0.5 प्रोबेबिलिटी एंड इस टाइप के भी 0.5 प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे पहले वाला मिला तो मैं उसको 9091 देकर सेटल कर दूँगी। पहले वाला मिला तो 9091 देकर, मेरे को तो कम पैसा देना पड़ रहा है, मैं सेटल कर दूँगी। दूसरा वाला मिला तो 9091 से, तो देखो 9091 वो ले रहा है इसलिए मैंने सेटल कर दिया, इसलिए मैंने अपनी कॉस्ट में इसको लिया, प्लस ये रहेगा, ये मान नहीं रहा है तो मुझे इसको 10,000 देना पड़ेगा अपॉन में 1 प्लस। अब यहाँ पे भी हम इसको भी डिस्काउंट लेंगे, पर यहाँ पे जो हम आर वैल्यू ले रहे हैं, हम डिफेंडेंट की डिस्काउंटिंग ले रहे हैं कि डिफेंडेंट कितना रिस्क अवर्स है। तो अगर हमको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो मेरी है लेस देन 9524 आएगी तो आप ट्रायल में जाओगे। पर आपको लगता है यार देखो ट्रायल में जाने के बावजूद भी ये मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा 9524 से आ रही है जो मैं अभी सेटलमेंट कर सकता हूँ, तो आप सेटल करोगे। यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि कितना डिले प्रेफरेबल है, क्या वो डीले प्रेफर करना चाह रहा है, क्योंकि डीले करते हो तो आपके चांसेस हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कम हो जाए। तो यहीं पे वो बात कह रहे थे कि डिफेंडेंट में यूज़ डीले स्ट्रेटेजिकली टू लोअर कॉस्ट, यहीं पर ही वो यही बात कह रहे थे। आप देख सकते हैं यही एग्जांपल आपको ये बताना चाहता है। इस तरीके से हमने यूनिट 5 भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।